नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को लेकर के कुछ मिथ्स हैं जो मार्केट में घूमती रहती हैं। ये मिथ्स हम तक भी पहुंचती हैं और हम लोगों का ये मूल कर्तव्य है कि इस मिथ को क्लियर करें और आप तक पहुंचाएं। तो चलिए 5 वो मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के रिलेटेड घूमती रहती हैं। इन मिथ्स को क्लियर करेंगे हम सबके फेवरेट जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर। सर, पहला मिथ ये है कि जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, वकीलों का बच्चे वकील प्रोफेशन चूज करते हैं, पुलिस वालों के जो वार्ड्स हैं वो पुलिस में जाना प्रेफर करते हैं, वैसे ही फौजी अफसर के बच्चे भी फौज में जाना प्रेफर करते हैं। और मिथ नंबर 1 ये है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का झुकाव है ऐसे फौजी अफसरों के बच्चों के ऊपर, यानी कि फौजी अफसर का बच्चा जब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जा रहा है तो वो सेलेक्ट होगा ही होगा। ये बात सच है? नहीं, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा भ्रम है, इसमें बिल्कुल ना पड़े। और आई कैन गिव यू एग्जांपल्स। जी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एसके त्यागी साहब का बेटा रिकमेंड नहीं हुआ था देहरादून सिलेक्शन बोर्ड से। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। आई कैन टेल यू सेवरल ऑफिसर्स, दे वर कमांडेंट टू द सिलेक्शन बोर्ड, मेजर जनरल साहब, उनके बेटे रिकमेंड नहीं हुए, ठीक है। आई कैन टेल यू सो मेनी असेसर्स जो खुद जीटीओ हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे नहीं रिकमेंड हुए। पीआईक्यू फॉर्म में तो प्रोफेशन फादर का पूछा जा रहा है ना सर? जी, पूछा जा रहा है, बट ऐसा कोई झुकाव नहीं है जब तक कि सिलेक्शन बोर्ड 100% ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको एकेडमी में ले जाया जा सकता है और इनको हम ट्रेनिंग दे करके एक अच्छे ऑफिसर में शेप कर लेंगे, तब तक वो चांस नहीं बनता है। और ऐसा कोई भ्रम अपने दिमाग में ना पाले कोई भी, जितने व्यूअर्स हैं, कि कोई झुकाव होता है। ये र्यूमर्स हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी मैं देखता हूं कि जब वो सिलेक्शन बोर्ड से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि सर वो आर्मी का बच्चा था इसलिए रिकमेंड हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो देखिए, पहली बात तो ये डिफरेंस समझिए कि ही वाज ब्रॉट अप इनटू द सेम एनवायरनमेंट। उसने पूरा जिंदगी जो है बचपन से लेकर के वो अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा है, काम करते हुए देखा है, तो वो आदत उनके अंदर आ गई है। तो मोर ओवर वो क्वालिटीज उनके अंदर थी, इस वजह से वो रिकमेंड हो गए हैं, ना कि वो ऑफिसर के बेटे थे या बेटी थे इसलिए रिकमेंड हुए। चलिए सर, थैंक यू मिथ 1 क्लियर करने के लिए। मिथ नंबर 2, फिजिकली जो बंदा फिट दिख रहा है, गुड लुकिंग दिख रहा है, गोरा चिट्टा दिख रहा है, 6 फुटा दिख रहा है, उसके चांसेस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में ज्यादा बन जाते हैं, बजाय इसके कि जो थोड़े से डॉर्फ हो या यूं कह लें कि कलर बहुत फेयर ना हो, गोरे चिट्टे ना हो। ऐसा कुछ है क्या सर्विसेज सिलेक्शन? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भ्रम ना अपने दिमाग में रखें। ये आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ना कि आपके आउटलुक का टेस्ट है, ठीक है। तो आप कितने फिट है पर्सनालिटी वाइज, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका ग्रुप बिहेवियर क्या है, आप हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर, वो जो क्वालिटीज 15 क्वालिटीज है उसके ऊपर आकलन हो रहा है। और उन 15 क्वालिटीज में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप कितने सुंदर दिखते हैं। तो ऐसा कोई भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन? नो, नॉट एट ऑल। आप अगर फिजिकली उतने फिट नहीं है, क्वालिटी वाइज ठीक है, तो आपको मेडिकल में वो रीमेडिकल दे देंगे। आप ओवरवेट हैं, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा, आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको मेडिकल में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एसएसबी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये बिल्कुल नहीं है। चलिए सर, थैंक यू। बट अभी ये सिलसिला थोड़ा चालू रहेगा मिथ नंबर 3 के साथ। क्या ये कंपलसरी है कैंडिडेट्स को सारे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करना? क्योंकि एक मिथ बनी हुई है कि जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब के सब क्लियर करने जरूरी हैं एसएसबी में रिकमेंडेशन के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बड़ा भ्रम है लोगों के अंदर कि मैंने ज्यादा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कर लिए इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपके फिजिकल स्टैमिना, फिजिकल करेज, इन सब चीजों को दिखाता है, जो कि ये ट्रेनेबल क्वालिटीज हैं। और ज्यादातर बच्चे जो रिकमेंड होते हैं वो पूरे 10 नहीं कर पाते हैं, वो 7, 8 यहाँ तक करते हैं। ट्रेनेबल क्वालिटी मतलब? ट्रेनेबल मतलब वो ट्रेनिंग के साथ सुधारी जा सकती है।
आप अभी यहाँ कोई ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसको आज एसएसबी में रिकमेंड कर दिया गया तो वो श्योर शॉट ऑफिसर बन गया। ये तो आपकी सुटेबिलिटी चेक की गई कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि आज आप सेलेक्ट हो गए और कल आपके कंधों पे स्टार लगा करके और आपको भेज दिया किसी रेजिमेंट में कि जाइए आप काम करिए जाकर के ऑफिसर के तौर पर। आपकी ट्रेनिंग है, सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए भी ट्रेनिंग है और जो सिविल कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग वेरी करती है। उस दौरान आपके अंदर जो आने वाला बदलाव है वो होता है ट्रेनेबिलिटी। आपके अंदर जितनी बची है अभी स्कोप ऑफ ट्रेनिंग अवेलेबल इन यू जी, तो उसके साथ किसी का फिजिकल करेज, किसी की फिजिकल स्टेमिना सुधारी जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि लोग बोलते हैं कि इसके नंबर होते हैं, बट जो जीटीओ की प्रोसेस है वो रैंक रेटिंग असेसमेंट की है, तो ये रैंकिंग डिसाइड करने में एक इंडिविजुअल प्रोसेस में काम आ सकता है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन का आधार नहीं बनता है। अच्छा, तो ये कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है? कोई गोल्डन रूल नहीं है कि आप पूरे 10 के 10 करें। एवरेज जो करते हैं, मैंने ऐसे भी कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने 14 किए हैं, बाद में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। वो ज्यादातर जो रिकमेंड होते हैं वो कैंडिडेट 7 या 8 करते हैं, वो रिकमेंड हो जाते हैं। थैंक यू सर। एक मिथ जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का हर एक बच्चा अपने जहन में सोच के बैठा हुआ है कि भाई साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीटीओ इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, और जीटीओ नहीं डिसाइड करेगा तुम्हारा रिकमेंडेशन और नॉन रिकमेंडेशन, तुम सेलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू मैटर करता है, ये जीटीओ टेस्ट मैटर नहीं करता। बिगेस्ट मिथ हाँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। सब लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट यार सबसे ज्यादा जरूरी है एसएसबी बोर्ड। बिल्कुल नहीं, रादर तीनों असेसर्स में से जीटीओ ही वो असेसर होते हैं जो आपको ग्राउंड पर काम करते हुए देखते हैं, और वो आपका ग्रुप बिहेवियर देखिए, दो जो फैक्टर है, फैक्टर 2 फैक्टर 3, उसको सबसे क्लोजली जो ऑब्जर्व करते हैं वो जीटीओ होते हैं। व्हाट इज योर सोशल एडजस्टमेंट एंड व्हाट इज योर सोशल इफेक्टिवनेस, उसको जीटीओ बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। रादर कंसिडरेशन की अगर ये बात करेंगे, अब इस मिथ को और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा इनके लिए, कि ये कहते हैं साइकोलॉजी या इंटरव्यू इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों असेसर्स का अपना अपना योगदान है, बट जब कंसिडरेशन में आती है बात कि किसी कैंडिडेट को आगे कंसीडर किया जाए, मतलब एटलीस्ट डाउटफुल तक रख लिया जाए, उसमें अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को देखोगे तो आप 80% इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के द्वारा जो कैंडिडेट होते हैं वो कंसिडरेबल मान लिए जाते हैं। अच्छा। वो कंसिडरेशन में रहते हैं, जबकि जब ये साइकोलॉजिस्ट के पास आती है बात तो ये रेशियो थोड़ा नीचे आ जाता है और ये 45% हो जाता है। 45% कैंडिडेट्स आर कंसीडर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, बट लास्ट व्हेन इट कम्स टू जीटीओ तो सिर्फ 20% लोग होते हैं जीटीओ के कंसिडरेशन में। व्हाई? बिकॉज द पुअर ग्रुप बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर जीटीओ का प्रोसेस ज्यादा काम नहीं आएगा, साइकोलॉजी और इंटरव्यू ज्यादा काम आ जाएगा। नो। अच्छा, तो ऐसा ये भी इक्वली है सर? तीनों जी, तीनों इक्वल हैं। रादर मैं कहूंगा कि जीटीओ थोड़ा ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप जीटीओ एक्सपर्ट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने रीजन क्लियर बताया कि वो ग्राउंड पर आपको सबसे क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। एक आखिरी मिथ, इंटरव्यूइंग रूम से जैसे कैंडिडेट्स कुछ बाहर आते हैं, कहते हैं यार मेरा तो सिलेक्शन पक्का, मेरा जो है वो एसएसबी बोर्ड के प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया है। ओके। इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्योंकि प्रेसिडेंट होते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, जनरली देखा गया है, तो क्या ऐसा भी है कि अगर तो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया तो तुम्हारा तो पक्का रिकमेंडेशन है ही? नहीं, ये भी एक मिथ है कि देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं बोर्ड के वो ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर होते हैं। अगर वो सीनियर मोस्ट सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं जी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर सिलेक्शन सेंटर में कुछ सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं। इलाहाबाद सिलेक्शन सेंटर में 5 बोर्ड हैं, 5 बोर्ड्स हैं, है ना? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो सीनियर मोस्ट सिलेक्शन बोर्ड होते हैं उनके प्रेसिडेंट मेजर जनरल होते हैं, जो कि सेंटर कमांडेंट भी होते हैं। अदरवाइज डिप्टी प्रेसिडेंट हर सिलेक्शन बोर्ड के कर्नल रैंक ऑफिसर होते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे देखेंगे तो प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस जी थोड़ा सा डिप्टी प्रेसिडेंट से ज्यादा होता है, रैंक भी हायर है जी, तो उनका इंटरव्यू लोगों को अच्छा लगता है। बट ऐसा कोई भ्रम मत दिमाग में पालें, दोनों अपने अपने हिसाब से इंटरव्यू लेते हैं और दोनों की अपने अपनी वैल्यू है।
कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि डिप्टी प्रेसिडेंट ने ज़्यादा रिकमेंडेशन दिए हैं। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि प्रेसिडेंट के पास इंटरव्यू हो गया तो आप रिकमेंड ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल योर रिप्रेजेंटेशन, जिसको इंटरपर्सनल स्किल्स में गिना जाएगा कि हाउ व्हाट वाज योर इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन एंड हाउ गुड यू वर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, हाउ हैप्पीली यू वर टॉकिंग टू हिम एंड हाउ लॉजिकल यू वर व्हेन यू वर रिप्लाइंग द आंसर्स। अच्छा, ओके, ये ज्यादा मायने रखता है। ये ज्यादा मायने रखता है। जी, एस्पिरेंट्स मिथ्स छोड़िए, जब भी आप एक नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करोगे ना, जो सेंसिबल होगा वो अपनी वीकनेस देखेगा, जो सेंसिबल नहीं होगा वो ब्लेम डाल देगा किसी और पे, और यही ब्लेम जब आप किसी और पे डाल देते हो तो इस तरीके का ऑरा, इस तरीके का मिथ क्रिएट हो जाता है। रादर सर, मैं आपको एक चीज बताऊं जी, कि इस प्रकार के जो मिथ होते हैं ये फैलाते भी वही लोग हैं जो रिकमेंड नहीं होते। हाँ, यही है। ठीक है, जो रिकमेंड हो गया ना उसको पता भी नहीं चला कि उसने क्या आउटस्टैंडिंग कर दिया। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग वेरी सिंपल, वो अपने आप को बिल्कुल सिंपल रख करके जो दिए हुए काम को एंजॉय कर रहा था वो रिकमेंड हो गया। जो दिखावे में काम कर रहा था वो दिखावा पकड़ा जाता है, बाद में नहीं रिकमेंड होते हैं तो आकर के 10 तरीके के बहाने की वो तो फौजी के ऑफिसर के बेटे थे और उनका इंटरव्यू जो है डिप्टी प्रेसिडेंट ने लिया था या उनका इंटरव्यू प्रेसिडेंट ने लिया था, इसलिए वो रिकमेंड हो गए। मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट के पास चला गया था, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं हुआ। इस प्रकार के सारे ये जो भ्रम होते हैं ये आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और भ्रम एक और चीज का फैलता है जी, कि सबसे बड़ी चीज जब ये गाइडेंस लेते हैं तो ये जो ऑथेंटिसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की उसको चेक नहीं करते हैं। इनके लिए सिर्फ वही है, क्या है आजकल एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कल्चर बड़ा अच्छा आ गया है। कल तक जो स्टूडेंट थे वो आज असेसर बन गए हैं। समस्या ये भी है और ये भ्रम फिर वहां से ज्यादा फैलते हैं। मैं बोलने जा रहा था कि इन मिथ्स को दूर करने के लिए सही गाइडेंस लेने की जरूरत है, और सही गाइडेंस सही एसेसर देगा वो जिसको तजुर्बा है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा एसएसबी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, आर्मी बोर्ड इलाहाबाद भोपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, वो त्रिशूल में आपको गाइडेंस दे रहे हैं। कैप्टन एसके सिंह सर जीटीओ एक्सपर्ट हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सपोर्टिंग के लिए विद इन द कैंपस जीटीओ ग्राउंड है, अपना एसएसबी के डॉर्मेट्री है जहां पे बच्चे रह सकते हैं। तो माहौल, एसेसर प्लस तजुर्बा ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। इन मिथ से बचे रहिए, और अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करिए। एसएसबी इंटरव्यू के नए बैचेस हम जनरली मंडेज एंड थर्सडेज को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो आप जिस भी दिन वीडियो देख रहे हैं, आने वाला जो मंडे होगा उस दिन आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन बैचेस के लिए आ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन बैचेस प्रतिदिन क्लासेस चलते हैं, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।